तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने एक डील साइन की रशिया के साथ और ये डील $7.4 बिलियन की है। The game changer Rafale deal. India and France today signed the mega 63,000 crore deal for buying 26 Rafale marine aircraft. अब इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन न्यूज़ और मीडिया की आधी इन्फॉर्मेशन की वजह से कई लोग इसे प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी फ्रांस के साथ राफेल्स के लिए डील की थी और वो अब आ भी चुके हैं, तो हम ये डील वापस क्यों कर रहे हैं। और एक और चीज़ ये है कि हमने जो डील साइन की है राफेल के लिए, ये कोई कल ही डिलीवर नहीं होने वाले हैं, ये आएंगे 2028 के आसपास तक। तो इसका पहलगाम अटैक से क्या लेना देना है और इससे हम कैसे पाकिस्तान को काउंटर अटैक कर सकते हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। और इस वीडियो के एंड तक आप भी समझ जाएंगे कि क्यों ये इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राफेल की डील हम सेकंड टाइम कर रहे हैं, इससे पहले हमने 2016 में की थी। और अगर आप लोगों को याद हो तो जो बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी वो अराउंड फेब में हुई थी, क्योंकि अगर उस टाइम पर हमारे पास राफेल होते तो हमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो इसलिए क्योंकि राफेल कई सारे मिसाइल्स के साथ कॉम्पेटिबल है और ये क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकता है और इसके अंदर मॉडर्न टेक भी है। तो अगर इंडिया चाहता है तो राफेल इंडिया की टेरिटरी में रहते हुए भी पाकिस्तान के 500 किलोमीटर तक के बेसिस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये राफेल वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल जेट्स है, लेकिन इसकी डिलीवरी हमें 2019 में मिलती है। तो अगर हमने राफेल से यूज़ किया होता उस टाइम स्ट्राइक करने के लिए, तो पूरा सिनेरियो डिफरेंट होता। मैं आपको एक और बार याद दिला देता हूँ कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब इंडियन जेट्स वापस आ रहे थे तब पाकिस्तान वापस बॉर्डर्स पर अटैक कर रहा था। ये एक अटैक नहीं था, एक तरह की ड्रिल थी उनकी पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में इंडिया पर अटैक कर रहा है। लेकिन जो हमारे कमांडर अभिनंदन थे वो इन्हें चेस करते हुए इंडियन टेरिटरी से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने पाकिस्तान का एक F-16 डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उसी के साथ इनके जेट पे भी अटैक होता है और इन्हें इजेक्ट करना पड़ता है, और इसके आगे की कहानी हम सभी को पता है। लेकिन ये जेट्स की डील इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी है क्योंकि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंडिया ने जो ये सिर्फ डील की है इसकी वैल्यू $7.4 बिलियन है, और जो पाकिस्तान के पास टोटल फॉरेन फंड्स है उसकी टोटल वैल्यू ही $8 बिलियन है। सो पाकिस्तान के लिए डील करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो जैसे कि हम फ्रांस से इन सभी जेट्स की डील कर रहे हैं, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसा सेम हुआ था 1998 में जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया को सैंक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फ्रांस उस टाइम पर चुप था क्योंकि उसे पता था कि इंडिया से उसे डील्स मिलने वाली है, तो वो इस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इंडिया के पास अभी एक अच्छा जियोपॉलिटिकल स्टैंड है और सभी कंट्रीज से रिलेशंस भी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू 1998। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो राइफल्स हैं ये कोई सिंपल राइफल्स नहीं है, ये M मॉडल्स हैं INS विक्रांत के लिए, राफेल मरीन। अब ये जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इंडिया के पास INS विक्रांत आया था तब इसकी बहुत अच्छी खासी मार्केटिंग की गई थी। सभी को ये बताया गया था कि इंडिया के पास INS विक्रांत आ चुका है और इंडियन नेवी अब और स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि इंडिया के पास INS विक्रांत के लिए अच्छे एयरक्राफ्ट ही नहीं थे। अब इसका रोल क्या होता है INS विक्रांत या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का, ये नेवी फोर्सेस के अंडर रहती है, जहाँ किसी वॉर सिचुएशन में अगर किसी फाइटर जेट को ऐसे टेक ऑफ करना है या लैंड करना है तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन्हें लैंड और टेक ऑफ करने के लिए। सो इंडिया के पास सुखोई 30 MKI है जो कि एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी साइज़ इतनी बड़ी है कि INS विक्रांत पर सेट ही नहीं हो सकता, एक तरीके से इम्पॉसिबल है। और सिर्फ MiG-29 एक ऐसा जेट है जो कि INS विक्रांत के साथ कंपैटिबल है, लेकिन ये एक तरीके से आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन जो हमारे पायलट्स हैं एयरफोर्स के, वो इसे आराम से हैंडल कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। और इसी जगह पर राफेल M बेस्ट सूट करता है। ये INS विक्रांत पे बहुत ईजिली लॉन्च और लैंड किया जा सकता है। और आपने भी ये देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं इनके ऊपर एक केबल सिस्टम लगा होता है, जिससे कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ आता है तो उसे केबल सिस्टम से आराम से रोका जा सकता है। यानी कि अगर वो कितना भी तेज़ है वो एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में रोका जा सकता है। तो ये जो राफेल है इसके अंदर केबल अरेस्टिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। लेकिन हमें इससे एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि अगर आगे चल के कोई वॉर होता है तो हम चाइना को भी ईजिली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया पावरफुल है तो वो चाइना को ये दिखा सकता है कि अगर वॉर होता है तो चाइना को भी अच्छा खासा डैमेज होगा। और अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें तो चाइना किसी एक साइड में नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी साइड बदलता रहता है। तो अगर उसका फ़ायदा हो रहा है तो तब तक वो वहाँ रहेगा, लेकिन अगर उसे डैमेज हो रहा है तो वो वहाँ से हट जाएगा। और अभी रिसेंटली USA ने भी इंडिया के साथ एक डील अप्रूव की है जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ का भी इंक्लूजन है और नेवी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और रीसेंट मीटिंग्स के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि US अब समझ चुका है कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, एक अच्छा खासा पॉलिटिकल स्टैंड रखती है और अच्छा खासा फॉरेन फंड होल्ड करती है। और ये पूरा केस था कि ये डील आखिर इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकती है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।